हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं अपनी लल्लन टॉप सीरीज में पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बाई इंटरकनेक्टिंग आ सब स्टेशन। हम जब सब स्टेशन का इंटरकनेक्शन करेंगे तो द कॉस्ट इज़, तो कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। कॉस्ट इंक्रीजेस, कॉस्ट रिड्यूसेस, सेम एज बिफोर, या अनसर्टेन, या उसका कुछ हमें पता नहीं है ये कह रहा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जब इंटरकनेक्शन करते हैं ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है, क्या करते हैं हम इंटरकनेक्शन मतलब आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर पावर सिस्टम को कैसे जोड़ते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम हम कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम में हम करते हैं बाई कनेक्टिंग पावर सिस्टम इन पैरेलल। ठीक है, कैसे लगाते हैं हम इनको पैरेलल में अरेंज करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, पैरेलल में अरेंज करके यहाँ पर हमारा फ़ायदा क्या होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज हो जाए। तो मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। तो हम जब पैरेलल में ऐड करते हैं मतलब इंटरकनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एक्सचेंज कर सकता है पीक लोड को। ठीक है, एक्सचेंज द पीक लोड। ठीक है, उससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं पीक लोड को यहाँ पर पैरेलल के केस में। अगर हमारे इंटरकनेक्शन है, एक हमारे जनरेटर में अगर लोड बढ़ गया तो हम उस लोड को हम किसी और आपके ट्रांसफार्मर, किसी और पावर स्टेशन के थ्रू बाईपास कर सकते हैं या वहाँ से मैनेज कर सकते हैं और हम लोड की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। और जो इसका सबसे मेन एडवांटेज होता है ये होता है आपकी कि ये आपका इकोनॉमिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इकोनॉमिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिकल ऑपरेशन मतलब क्या होगा, कॉस्ट कम होगी। ठीक है, हम पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो आंसर तो हो जाएगा इसकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। आंसर नंबर बी, रिड्यूसेस। इसके अलावा इसका और भी एडवांटेज होते हैं कि जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, इससे इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारा प्लांट में रिजर्व कैपेसिटी है, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, वो हमारी डिक्रीज़ होती है। मतलब हमारे प्लांट हमारा अप्रॉक्सीमेटली फुल लोड पर हमारा वर्क करता है, हाईली इफ़िशिएंटली वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा इससे हमारे क्या होता है, हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। पैरेलल में कनेक्ट है तो एक में अगर दिक्कत भी आ गई पावर सिस्टम में या उसको मेंटेनेंस के लिए हमने कर रखा है तो हम बाईपास हम दूसरे आपके पावर सिस्टम से हम यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या होता है, इट इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ ओवरऑल सिस्टम। रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेज है। यहाँ पर पूछा है कॉस्ट के बारे में, तो कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिकल ऑपरेशन हमारा क्या काम करता है कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी की बात करिए, इस चार्ज एट अ स्पेसिफाइड रेट एंड द सक्सीडिंग ब्लॉक ऑफ एनर्जी आर चार्ज एट प्रोग्रेसिवली रिड्यूस रेट, तो इट इज़ कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि हमारे ब्लॉक बने एनर्जी के, ये जैसे पहला ब्लॉक है, देन सेकंड, ऐसे करके हमारे ब्लॉक बने। तो यहाँ पर बोल रहा कि जैसे हमारे हर एक ब्लॉक का कोई फिक्स चार्ज है, हमारा ब्लॉक 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर पहले ब्लॉक का फिक्स चार्ज है, माना फिक्स्ड 1 लिख देता हूँ, इसका फिक्स चार्ज है 1। ठीक है, F1, इसका फिक्स चार्ज है F2, देन इसका फिक्स चार्ज है F3, ऐसे करके सो ऑन आगे जाता है। ठीक है, तो माना एक ब्लॉक में अगर इसने 100 यूनिट तक का दी है तो 100 यूनिट का अगर माना पैसा है तो वो यहाँ पर होगा हाई, हमारे पहली 100 यूनिट का पैसा होगा हाई। देन इसके कंपेयर में धीरे धीरे हमारे पैसे हो जाते हैं डिक्रीज, मतलब यहाँ पर जितनी हम आपको ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे हमारे रेट डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज, फिर थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज, तो ऐसे और ज़्यादा डिक्रीज होता है। मतलब ये वह आपका ब्लॉक रेट टैरिफ है, ये एक प्रकार का टैरिफ है जिसमें हमारी एनर्जी ब्लॉकों के हिसाब से मिलती है। मतलब आपका पहले 100 यूनिट ये, देन 100 to 150 यूनिट आपका एक अलग कॉस्ट में मिलेगा आपको, देन 150 to 200 अलग कॉस्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर यूनिट कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो हमारी यहाँ पर जो आपका यूनिट जनरेशन की कॉस्ट है वो हमसे कम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में हायर होती है, देन आगे बढ़ते रहेंगे तो वो उसी हिसाब से कम होते रहेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ मतलब एक ब्लॉक के अंदर हमें पर्टिकुलर यहाँ पर इतनी यूनिट दी है, इसके लिए बिल इतना फिक्स आएगा, इतने यूनिट इतना पर यूनिट इसका बिल आएगा। ठीक है, देन हम जैसे जैसे आगे उसको कंज्यूम करेंगे
पहला ब्लॉक कंप्लीट करा, देन सेकंड ब्लॉक वगैरह हम जाएंगे तो वहाँ पर पहले ब्लॉक की तुलना में रेट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक रेट टैरिफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। देखिए आप ऊपर क्वेश्चन से भी पढ़ सकते थे, दिया है व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एनर्जी। देखिए पहले दीजिए ब्लॉक ऑफ एनर्जी, कहीं भी अगर एनर्जी का ब्लॉक बना है तो वो हमेशा ब्लॉक रेट टैरिफ में आता है, और ब्लॉक रेट टैरिफ में हमें स्पेसिफाइड रेट में आपका पहले बक्से में होता है, देन उसके बाद धीरे धीरे हमारे स्पेसिफाइड रेट से हम कम होते हुए जाते हैं, यहाँ पर रेट हमारा कम होते हुए जाता है, ठीक है। बाकी इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हमारा लोड फैक्टर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जैसे हम कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो हमारा लोड फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या, एवरेज डिमांड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड हो जाती है, इसलिए हमारा लोड फैक्टर की वैल्यू हाई हो जाती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लोड फैक्टर 1 के पास पहुँच जाता है इस केस में, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लोड फैक्टर इंक्रीज़ होता है, देखिए लोड फैक्टर हमारा अप्रोचेस टू यूनिटी या इम्प्रूव होता है, तो इससे क्या होता है इससे हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम हो जाती है, ठीक है। जनरेशन कॉस्ट जो हमारी आ रही है वो हमारी कम हो जाती है इससे, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक रेट टैरिफ का एक फ़ायदा भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसकी या PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, डिमांड फैक्टर इज़ डिफाइंड एज। डिमांड फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन दिया है रेशियो ऑफ कनेक्टेड लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, सेकंड दिया है द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, थर्ड दिया है द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, कि एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड तो अभी बताया मैंने लोड फैक्टर होता है। बाकी फोर्थ से दिया है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। तो देखिए हमारा जो डिमांड फैक्टर होता है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, डिमांड फैक्टर, ठीक है। डिमांड फैक्टर हमारा होता है आपका मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन यहाँ पर जो हमारा कनेक्टेड लोड होता है, या फिर कनेक्टेड लोड जितना है हमारा कनेक्टेड डिमांड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ये हमारा होता है डिमांड फैक्टर। तो मैक्सिमम अपॉन कनेक्टेड लोड, और इसकी वैल्यू आती है हमेशा लेस देन 1। डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड। आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाकी मैं यहीं पर बताता हूँ आपको बाकी भी जो होते हैं हमारे अगली स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें और आती है हमारी, यूटिलाइजेशन फैक्टर वगैरह, ये सब बताता हूँ आपको। यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है किसी भी पावर प्लांट का या पावर सिस्टम का। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है आपका मैक्सिमम डिमांड, MD से डिनोट कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिमांड अपॉन हमारी जो रेटेड कैपेसिटी है वो, ठीक है, वो होता है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसकी भी वैल्यू लेस देन 1 आती है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड अपॉन यहाँ पर रेटेड कैपेसिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। रेटेड कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी CAPACITY, मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी हमारा होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगला हम देखते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होती है। सिर्फ एक ही फैक्टर है आपका यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। बाकी ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, हर एक इंडिविजुअल की मैक्सिमम डिमांड का हम यहाँ सम करते हैं, और हम अपॉन करते हैं आपकी किससे? हमारे यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड हमारी पावर सिस्टम में कितनी है उससे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। पावर सिस्टम में मैक्सिमम डिमांड कितनी है, और यहाँ पर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड करते हैं, तो वो आता है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि सम हमारा इंडिविजुअल डिमांड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम डिमांड पावर सिस्टम की। अगला होता है हमारा, ये भी 1-2 बार आ रखा है एग्जाम में, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, PCF पढ़ते हैं हम इसको, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है कि हमारे प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, ये आपका कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको करते हैं एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन मैक्सिमम एनर्जी that can be produced by
that could be produced by power system, ठीक है। मतलब प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर होता है हमारा एक्चुअल इतना हो रहा है और टोटल हमारा प्लांट कितना दे सकता है। माना एक्चुअल हमारा यहाँ पर 60 मेगावाट हो रहा है लेकिन प्लांट 80 मेगावाट दे सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 80 मेगावाट दे सकता है। तो एक्चुअल को हम जब मैक्सिमम से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। बाकी इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका एवरेज डिमांड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को लिखते हैं हम एवरेज डिमांड अपॉन क्या आता है आपके प्लांट की रेटेड कैपेसिटी। प्लांट रेटेड कैपेसिटी या प्लांट कैपेसिटी, इससे भी हम आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया था, आंसर नंबर डी। इसके अलावा एक बार एनुअल प्लांट फैक्टर बताता हूँ आपको क्या होता है। एनुअल प्लांट फैक्टर, तो ये है हमारा एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। वही प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में एनुअल कैसे निकालेंगे ये बात है। तो एनुअल के लिए क्या करेंगे हम, एनुअल के लिए वही आपका एनुअल में जो हमारा पूरे साल भर में कितनी यूनिट जनरेट हो रखी है, किसमें लिखेंगे हम, किलोवाट आवर में। ये हमारा किस में आता है, आउटपुट होता है। और ये आउटपुट जो है उसके लिए हमारा प्लांट की कितनी कैपेसिटी थी वो, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी वही एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। बस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक साल में कितने घंटे होते हैं। एक साल में हमारे होते हैं 8760 घंटे, ठीक है। इससे हम यहाँ पर डिनोमीटर में डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये भी याद कर लीजिएगा आप। बाकी लोड फैक्टर मैंने बता दिया था आपको क्या होता था। लोड फैक्टर एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। ये हमारा लोड फैक्टर का फॉर्मूला था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द कंस्टेंट डेट आर टू बी मेट वाइल सॉल्विंग द यूनिट कमिटमेंट, ठीक है। यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम को हमारे कौन कौन से कंस्टेंट हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो ये इसमें पूछा है। देखिए क्या हमारा क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो पावर सिस्टम है या जो हमारा पावर सिस्टम का इंटरकनेक्शन है वो आपका ऑप्टिमल रूप से काम करे। मतलब उनको कब ऑन होना है कब ऑफ होना है ये हम चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर जिस टाइम में जो आपका यूनिट लगी है वो अपना 100% दे। मतलब जैसे हमारी बहुत सारी लगी है यूनिट, मतलब जिसकी इफ़िशियंसी सबसे अच्छी है, जिस टाइम हम चाहते हैं कि वो ही आपका फुल लोड पे काम करे उस टाइम और बाकी एज अ सपोर्ट काम करे। तो हम यहाँ पर बहुत सारी जब इसमें यूनिट होती है उनको हम यहाँ पर यूनिट कमिटमेंट के थ्रू आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है आपका यूनिट कमिटमेंट का, इसका एम होता है कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इसका एम होता है आपका कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन या जनरेशन, टोटल एनर्जी जनरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ टोटल एनर्जी रिड्यूस हो जाए। और ये कैसे होगा, हम इसमें यूनिट कमिटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आपको डिसाइड करते हैं, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा, ठीक है, व्हेन या विच, कब और कौन सा, व्हेन और विच पावर सिस्टम विल बी या पावर प्लांट विल बी ऑपरेटेड, ठीक है। कब और कौन सा आपका पावर प्लांट ऑपरेट होगा जो अपने 100% इफिशियंसी में काम करेगा। तो ये हमारा यूनिट कमिटमेंट होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस ढूंढते हैं जिसके थ्रू हम जो आपके पूरे हमारे जो पावर सिस्टम में जो आपके पावर सप्लाई हो रही है वो कब हम किसको स्टार्ट करना है या किसको बंद करना है हम ऑप्टिमाइज रूप से हम काम कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो हमारे आते हैं वो स्पिनिंग रिजर्व, आपका मिनिमम अप टाइम और मिनिमम डाउन टाइम तीनों ही आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है। स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। ये वो है जो आपका हमारे बस से कनेक्टेड है। ये आपका हमारा कनेक्टेड होता है बस से, कनेक्टेड टू बस और होता है आपका रेडी टू टेक लोड, ठीक है। और ये आपका लोड लेने के तैयार होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व, रेडी टू टेक लोड, ठीक है मेरे भाई, टेक लोड। अगला है मिनिमम अप टाइम, मतलब जैसे ये वाला टाइम जैसे वो होता है जैसे हमने एक बार अगर आपको मशीन को स्टार्ट कर दिया, जैसे मशीन या पावर सिस्टम को जब हमने पावर प्लांट को स्टार्ट कर दिया, व्हेन पावर प्लांट इज़ रनिंग, जब हमारा रन कर रहा है तो हम उसको बंद करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं। तो शट डाउन करने में जितना टाइम वो लेता है, मिनिमम टाइम टू शट डाउन, उसको हम बोलते हैं आपका मिनिमम अप टाइम, ठीक है। और वही मिनिमम डाउन टाइम क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पर पहले से अगर आपका पावर प्लांट रुका हुआ है, व्हेन पावर प्लांट इज शट डाउन, पावर प्लांट शट डाउन है तो तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट होने में जितना टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं आपका मिनिमम डाउन टाइम, ठीक है।
तो ये तीनों चीज़ों, इसके तीनों आपके कंस्ट्रेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है यूनिट कमिटमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द करेक्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ ऑलवेज। तो देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर मैंने अभी बताया, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो आंसर दिया है इसका आंसर नंबर बी। बाकी डाइवर्सिटी फैक्टर एक बार दोबारा बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर तो ये किसके बराबर होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर होता है आपका सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। हर एक इंडिविजुअल के मैक्सिमम डिमांड का सम करते हैं यहाँ पर, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम, मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आती है 1। ठीक है, ये हमारा होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। एक इक्वल का साइन है, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, बाकी लोड फैक्टर मैंने बता दिया था आपको, एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि लोड फैक्टर के इस बार एसएससी जेईई में बहुत क्वेश्चन थे, करीबन 8 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में डाल रखे थे लोड फैक्टर के ही। अगला क्वेश्चन दिया है विच कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने में कौन सी कॉस्ट नहीं आते? इक्विपमेंट कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंश्योरेंस। तो आंसर हो जाएगा फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट हमारी कहाँ आती है? ये आती है रनिंग कॉस्ट में। जब हम पावर प्लांट चलाते हैं तो उसके अंदर ये हमारी कॉस्ट आती है, रनिंग कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि हमारा जनरेशन होता है, तो जनरेशन में कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट हमारी यहाँ पर 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक हमारी होती है फिक्स चार्ज या फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है सेमी फिक्स्ड, और एक होती है हमारी रनिंग चार्ज या रनिंग कॉस्ट। ठीक है, रनिंग चार्ज। तो देखिए पहले आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपके फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये आपके किसी भी चीज़ में डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, मतलब ये आपका मैक्सिमम डिमांड या यूनिट जनरेशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो लिख भी देता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड यूनिट जनरेशन। कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, कितनी मैक्सिमम डिमांड है, इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिक्स रहती है। इसके अंदर आपकी जब हम शुरुआत में इनिशियल टाइम में लैंड लेते हैं उसकी कॉस्ट, आपका जो हम मशीनरी लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट, बाकी इंटरेस्ट वगैरह इसमें आते हैं, इक्विपमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब जो आपको तीनों चीज़ें दी हैं ये आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद आती है सेमी फिक्स कॉस्ट। सेमी फिक्स कॉस्ट किस में डिपेंड करती है? ये हमारी डिपेंड करती है आपकी मैक्सिमम डिमांड पर, डिपेंड ऑन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये आपका यूनिट जनरेशन पर डिपेंड नहीं करती कितना यूनिट जनरेट हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिक्स चार्ज जो है ये आपके डिपेंड करती है आपकी किस में? आपके मैक्सिमम डिमांड के अंदर। इसमें आपके जो आपके टैक्स वगैरह आते हैं ये आते हैं, या फिर कलर के स्टाफ की सैलरी वगैरह, ये सब इसके अंदर आता है। बाकी रनिंग चार्ज क्या होते हैं? रनिंग चार्ज जब हमारा आपका जो पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में उस टाइम जो चार्ज लगते हैं वो आते हैं रनिंग चार्ज के अंदर। तो इसके अंदर क्या आते हैं? जैसे हमारे कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कितना फ्यूल लगा है, वो आपके ल्यूब्रिकेशन ऑयल का कितना ऑयल लगा, क्योंकि आपके इनके बीच में जो यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन बनाने के लिए यहाँ पर ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, या मेंटेनेंस या रिपेयर में जो भी चार्ज आते हैं वो रनिंग चार्ज आते हैं। और रनिंग चार्ज किस में डिपेंड करता है? रनिंग चार्ज हमारे डिपेंड करता है आपके यूनिट जनरेटर से, कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, यूनिट जनरेटेड से। ठीक है, रनिंग चार्ज डिपेंड अपॉन यूनिट जनरेटेड, वेयर एज द सेमी फिक्स चार्ज इज डिपेंडेड ऑन मैक्सिमम डिमांड एंड फिक्स चार्ज इज कांस्टेंट थ्रू आउट द आपका डिमांड। ठीक है, आपके यहाँ मैक्सिमम डिमांड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यूनिट जनरेटेड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ पर रनिंग चार्ज को हम किस में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं आपका किलोवाट आवर में। ठीक है, रनिंग चार्ज को हम लिखते हैं आपका KWH में, किलोवाट आवर, कितनी आपकी यूनिट जनरेट हो रही है पर आवर में। और बाकी मैक्सिमम डिमांड होती है आपकी किलोवाट में, ये फिक्स डिमांड होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्यूल कॉस्ट या फिर ऑयल कॉस्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब आपका आता है रनिंग चार्ज के अंदर। तो ये फ्यूल कॉस्ट भी आपका रनिंग चार्ज के अंदर आ गया। तो पूछा कि कौन सा आपका नहीं है जो आपका फिक्स चार्ज में नहीं है? फिक्स चार्ज में वही आता है जैसे लैंड की कॉस्ट या इंटरेस्ट वगैरह, इंश्योरेंस, आपका जो हमने मशीनें लगा रखी उनकी कॉस्ट, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द लोड फैक्टर ऑफ द लोड कर्व गिवन बिलो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ये जो हमें कर्व दे रखा है इसमें आपको यहाँ पर लोड फैक्टर बताना है क्या होता है, क्या होगा। देखिए
वो देखिए लोड फैक्टर का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। लोड फैक्टर हमारा क्या होता है, लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज डिमांड या एवरेज डिमांड लिखता हूँ अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये हमारा लोड फैक्टर का फॉर्मूला है। देखिए और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, आपका टोटल एरिया को हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, वो हमारा आता है एवरेज। ठीक है, यहाँ पर ये हमें एरिया दिया है। देखिए इससे यहाँ तक का है हमारा 40, इससे दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाली लाइन आ रही है कि 40, देन ये ऐसे है। ठीक है, ये हमारा एस टाइप का कर्व दिया है, बाकी नीचे हमारा टाइम दिया है। अब से ऐसे विजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर से हमें इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एरिया किसका निकालेंगे, हम इसके अंदर का एरिया पहले ही देखिए एक पार्ट ये हो गया, देन एक पार्ट ये वाला हो गया। इसको अलग से कलर से दिखाता हूँ, ये येलो से एक पार्ट ये हो गया, देन एक एरिया ये है ये, और एक एरिया हमारा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ये 4 एरिया है और इनका टाइम दिया है आपका 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16, 20 और 24 घंटे, मतलब पूरे एक दिन के बारे में इसमें लोड फैक्टर हमें निकालना है दिन का। तो देखिए एवरेज निकालेंगे पहले। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज के लिए हम करते हैं आपका कितना हमारा एरिया है उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए पहले वाला जो स्लॉट है इसमें आपका है मैक्सिमम है आपका 40 मेगावाट और कितने घंटे के लिए चला है, 8 घंटे के लिए। तो आ जाएगा 40 × 8। ठीक है, 40 × 8 पहले वाले का आ गया, प्लस सेकंड वाला देखिए इसमें आपका है 70 इंटू ये चला है 8 से 12, मतलब 4 घंटे के लिए चला है, हो गया आपका 70 मेगावाट है आपका, 4 घंटे के लिए चला है। प्लस अगला देखिए, अगला कितना दिया है, ये हमें दिया है आपका 80, ये है 80 मेगावाट का है और ये कितने घंटे चला है, 12 से लेकर 16, मतलब आपका 4 घंटे चला है, ये भी 4 घंटे चला है। और प्लस क्योंकि ये आपका एक वो बना रहा है ना आपका रेक्टेंगल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके हम इसका एरिया निकाल लें। ठीक है, बाकी एरिया निकालने के हम टाइम से हम डिवाइड करेंगे। और ये लास्ट वाले कितना चला है आपका 20 मेगावाट और 16 से 24, मतलब 8 घंटे चला है, 20 × 8। ठीक है, ये आपका टोटल एरिया आ गया। एरिया को किससे करेंगे हम डिवाइड, टाइम से। तो टाइम कितना टोटल 24 आवर, तो 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम, 8 चक्को 32, 320 आ जाएगा ये, और 7 चक्को 28, 280, देन 8 चक्को 32 वही 320 यहाँ भी आएगा, प्लस 8 दूनी 16, 160 ये आएगा, 160 अपॉन कितना आएगा 24। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा 20 और 80 100, 100 हो जाएगा 100, ये 300 और ये 600, 700, 800, 900, 920, 980 और 980 में यहाँ पर 100 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1080। तो टोटल हमारा ये आ गया 1080 मेगावाट। और नीचे कितना है आपका, नीचे आपका 24, 1080 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 100 बार, और यहाँ पर आ जाएगा 5 से। ठीक है, ये आएगा 45। तो हमारी जो एवरेज आ गया, एवरेज की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, ये एवरेज की वैल्यू आ गई 45। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एवरेज कितना आ गया आपका, एवरेज आ गया आपका 45। और मैक्सिमम डिमांड देखिए, मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम डिमांड है आपकी 80। ठीक है, ये 45 अपॉन 80 कर देंगे, तो हमारा 45 अपॉन 80 क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.8 पंचे 40, 5 आ गया, ये 5 0, 8 48, 0.86। ठीक है, 0.56 आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी 0.56 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोड फैक्टर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एवरेज अपॉन मैक्सिमम। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं आपका एरिया अपॉन टाइम। टोटल एरिया निकाला, यहाँ पर पहले स्लॉट का ये पहले का एरिया निकाला, देन ये सेकंड वाले का एरिया निकाला, फिर ये थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमने आपका लेंथ इंटू विड्थ इसको मल्टीप्लाई करा, तो पहले वाले का एरिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चारों का एरिया निकाला, देन आपका टाइम से डिवाइड करा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एवरेज आया उसको हमने यहाँ पुट करा एवरेज डिमांड को, और मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड करा, तो 8.56 हमारी वैल्यू आ गई। और हमें पता भी है लोड फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द एनुअल चार्ज, हमें एनुअल चार्ज बताने हैं ऑफ अ कंज्यूमर फॉर अ टैरिफ रेट ऑफ 100
रुपीज़ पर मेगावाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए क्या दिया है, पहले लिख देते हैं। 100 रुपीज़ दिया है, 100 रुपीज़ पर मेगावाट, इसमें आपका ऑफ मैक्सिमम डिमांड, मतलब हर एक मैक्सिमम डिमांड की 1 मेगावाट के लिए हमें 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा दिया है कि +5 रुपये, +5 पैसा दिया, अच्छा 5 पैसा दिया है पर किलोवाट, मतलब कितनी जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है किलोवाट आवर, ये रनिंग चार्ज दिया है किलोवाट आवर में। इसकी वैल्यू दी है आपकी किलोवाट आवर की 5 पैसा पर किलोवाट आवर के लिए कर रहा है। और बाकी दिया है कि हमें एनुअल चार्ज बताना है, और लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड दिया है। लोड फैक्टर कितना दिया है, लोड फैक्टर है हमारा, लोड फैक्टर है आपका 0.6, और मैक्सिमम डिमांड MD, इसकी वैल्यू है आपकी 150 मेगावाट। ठीक है, 150 मेगावाट यहाँ पर से मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू दे दी। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता है, टोटल हमारी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट का फॉर्मूला अभी हमने बताया। कॉस्ट हमारी 3 टाइप की होती है। एक फिक्स चार्ज जिसको हम A से लिखते हैं, कोई भी इसमें आपका मल्टीप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट होती है। सेकेंड है आपका सेमी फिक्स चार्ज जो B इंटू किलोवाट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई होता है, B इंटू किलोवाट हो गया। प्लस जो हमारी थर्ड आती है वो है अर्निंग चार्ज, उसको हम लिखते हैं C इंटू किलोवाट आवर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है आपका कॉस्ट निकालने का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर इसने कहीं भी आपको फिक्स चार्ज की बात नहीं करी है, मतलब यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 0 है इस केस में। बाकी ये किलोवाट जो B होता है ये मैक्सिमम डिमांड पे करता है। मैक्सिमम डिमांड हमें गिवन है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे, और हम यहाँ पर रनिंग चार्ज निकालेंगे जो आपके यहाँ पर आपका किलोवाट आवर पे डिपेंड होता है यूनिट जनरेटेड पे। ठीक है, यूनिट जनरेटेड में कितना हुआ है हम उससे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिट जनरेटेड। तो मैं इसको अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया था एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर 100 रुपीज़ आपका पर मेगावाट के लिए मैक्सिमम डिमांड है। तो पहले मैक्सिमम डिमांड निकाल देते हैं, ये आपका B की वैल्यू। तो मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगी, जो आपकी मैक्सिमम डिमांड की कॉस्ट हो जाएगी, या जिसको हम एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 100 रुपीज़ ले रहा है, 100 रुपीज़ पर मेगावाट के लिए, किसके लिए, पर मेगावाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड के लिए। और यहाँ से हमें पता है मैक्सिमम डिमांड कितनी दी है, मैक्सिमम डिमांड हमें दी है वो है आपकी 150 मेगावाट हमें मैक्सिमम डिमांड है, और 1 मेगावाट के लिए आपका 100 रुपीज़ कर रहा है। तो 150 के लिए कितना करेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, तो लेगा 15,000 रुपये हमारा यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम डिमांड की फिक्स चार्ज आ गई, मतलब ये B की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर C की वैल्यू निकालनी है। C क्या है हमारा, कितनी यूनिट जनरेट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर से पहले हम क्या निकालेंगे, लोड फैक्टर दिया हमें। लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज अपॉन मैक्सिमम। तो यहाँ से देखो मेरे भाई, यहाँ से हम एवरेज की वैल्यू निकालेंगे। एवरेज डिमांड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एवरेज डिमांड हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड, LF इंटू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू वही है आपकी 150 है, 150 मैक्सिमम डिमांड है, और लोड फैक्टर कितना है, लोड फैक्टर है आपका 0.6 ही है। ठीक है, लोड फैक्टर है 0.6, तो इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 छक्का 90, तो ये आ जाएगा 90 मेगावाट। तो हमारी मैक्सिमम जो आपकी एवरेज डिमांड है वो आ गई हमारी 90 मेगावाट। ठीक है, अब हम बताएंगे एनर्जी कंज्यूम, हमारी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है किस में, आपकी एनुअली कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। एनर्जी कंज्यूम लिखता हूँ यहाँ पर, एनर्जी कंज्यूम्ड एनुअली। एनुअल के लिए क्या करेंगे हम, किलोवाट आवर में निकालते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारी एवरेज डिमांड जो है ये 90 मेगावाट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल में निकालना हमें। एक साल में कितने घंटे होते हैं, 8760, क्योंकि यहाँ पर एवरेज एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए पावर इंटू टाइम करते हैं। पावर है हमारी एवरेज पावर, जो एवरेज डिमांड है, इनको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा 788400, और ये किस में था, किलोवाट आवर में। ठीक है, किलोवाट आवर में हमने को निकालना है KWH में, ये तो हमारी आ गई इतनी। ठीक है, अब हम यहाँ पर से देखेंगे कि रनिंग कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। अब हम इसको पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम रनिंग चार्ज निकालेंगे, तो रनिंग चार्ज कैसे निकालेंगे, रनिंग चार्ज के लिए हमें क्या दिया है, रनिंग चार्ज हमें दे रहा है आपका, रनिंग चार्ज है आपका 0.05 पैसा, मतलब 5 पैसा दिया, मतलब 0.5 रुपये में करते हैं, 0.5 रुपया ले रहा है आपका पर किलोवाट आवर एनर्जी में। ठीक है,
तो हम यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.05 हमारा आपका रुपये ले रहा है कितने के लिए, हमारा 78840, हमारी जो यहाँ पर क्या आई थी 788,400 किलोवाट आवर एनर्जी है। 788,400 किलोवाट के लिए मतलब किलोवाट क्या हुआ आपका 10⁻3। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा आपका 1/2 मतलब, और ये एक जीरो हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3942। बाकी एक दो जीरो ये और दो इसके बचेंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इतना रुपया हमारा रनिंग चार्ज लगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका ए की वैल्यू नहीं थी, आएगा बी जो हमारे किलोवाट में था, और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर किलोवाट आवर में। तो देखिए सी की वैल्यू तो सामने लिखी है, क्या लिखा है, सी की वैल्यू लिखी है 3942, 1 2 3 4, 4 जीरो है। बाकी बी की वैल्यू क्या थी फिक्स चार्ज की, वो है 15,000 रुपये। तो इसमें 15,000 रुपये हम फिक्स चार्ज के ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा सम करके कितना आएगा, ये आएगा हमारा 39,435,123, इतने रुपये हमारा आ जाएगा। तो कितना आ गया है 39,43,500, 39,43,500 रुपये हमारा साल का कॉस्ट आएगी। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 39,43,500। देखिए आंसर ए वही दिए 39,43,500, ठीक है। तो आंसर ये बिल्कुल ठीक है, आंसर नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या करा, पहले हमने लोड फैक्टर दिया था, उससे हमने एवरेज डिमांड निकाला मैक्सिमम डिमांड के थ्रू। देन हमें कॉस्ट का फॉर्मूला पता था क्या होता है, ए जो आपका फिक्स चार्ज है, देन सेमी फिक्स चार्ज और ये रनिंग चार्ज। तो यहाँ से पहले हमने जो आपके फिक्स चार्ज है वो निकाले, वो 15,000 आ रहे थे पूरे साल भर के। देन यहाँ पर लोड फैक्टर से हमने एवरेज अपॉन मैक्सिमम करके पहले एवरेज डिमांड निकाली, वो 90 मेगावाट की थी। देन हमने यहाँ पर किलोवाट में हमने एनर्जी कंज्यूम निकालनी थी, तो वो 90 इंटू ये जो हमारे एक साल में इतने आवर होते हैं 8,760, इससे मल्टीप्लाई करा तो इतनी हमारी एनर्जी आ गई, ठीक है। अब लास्ट में हमने एनर्जी के यहाँ पर इतने रुपया, इतना पैसा हमारा ले रहा था, 5 पैसा ले रहा था, इसको रुपये में कन्वर्ट करा तो 0.05 रुपये आ गया था पर किलोवाट में। तो 0.05 को मल्टीप्लाई करा आपका टोटल एनर्जी से, ठीक है, वो आ गया हमारा इतना। देन यहाँ पर कॉस्ट के लिए ये दोनों हमने ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किसके बराबर होता है ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देखते हैं, कलर चेंज कर रहा हूँ। दिया है आपका रेशियो ऑफ लोड फैक्टर टू द यूटिलाइजेशन फैक्टर, दिया है प्रोडक्ट ऑफ लोड फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर, सम ऑफ लोड फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर, बाकी सब्सट्रैक्शन ऑफ लोड फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, बार बार लोड फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है। तो पहले लोड फैक्टर देखते हैं क्या होता है। लोड फैक्टर हमारा होता है, लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज डिमांड, ठीक है, एवरेज डिमांड अपॉन यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एवरेज अपॉन मैक्सिमम करते हैं तो हमारा लोड फैक्टर आता है। बाकी यहाँ पर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, यूएफ लिखता हूँ। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है आपका मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, या रेटेड प्लांट कैपेसिटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। रेटेड प्लांट कैपेसिटी लिखता हूँ, रेटेड प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम प्लांट कैपेसिटी निकालना चाहें, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मैंने बताया भी था आपको, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर PCF, ये क्या होता है, ये हमारा होता है आपका लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। कैसे, देखो इसको मैं नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या हो गया पर एवरेज डिमांड और अपॉन मैक्सिमम डिमांड, एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड, और यहाँ पर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी, या रेटेड कैपेसिटी लिखता हूँ, प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, पूरा लिख दिया। चलो तो देखिए यहाँ से मैक्सिमम डिमांड से मैक्सिमम डिमांड कट गया, तो यहाँ से क्या आया आपका, ये आपका एवरेज डिमांड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी या प्लांट कैपेसिटी। तो यही हमारा होता है आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका लोड फैक्टर को यूटिलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो होता है आपका एवरेज डिमांड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी, प्लांट की जो रेटेड कैपेसिटी है वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट, आंसर नंबर बी, प्रोडक्ट ऑफ लोड फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोटेक्ट अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी सॉरी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर केबल की बात करिए, मतलब अंडरग्राउंड केबल का मैं एक बार हल्का सा यहाँ पर एक ओवरव्यू देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो होता है ये होता है कंडक्टर के देन हम बाहर पर लगाते हैं इंसुलेशन। कंडक्टर के बाहर पर लगा रहता है इंसुलेशन या इंसुलेटिंग मटेरियल की यहाँ पर कोटिंग होती है। देन यहाँ पर मेटेलिक सीट होती है, फिर यहाँ पर बीडिंग होती है, देन आर्मरिंग, और यहाँ पर आते हैं सर्विंग। ठीक है, तो ये मैंने आपका सिंगल कोर का बना रखा है। यहाँ पर सिंगल कोर लगी, अगर 3 कोर होती, 3 फेस का होता तो यहाँ पर 3 कोर होती है। ये भी सिंगल कोर का मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये पहला क्या है, ये है आपका कंडक्टर, जो हमारे यहाँ पर कंडक्टर मटेरियल लगा है वो। ठीक है, यहाँ पर हम आपका कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद की जो लेयर होती है वो होती है आपकी इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर या इंसुलेशन लेयर। ठीक है, कंडक्टर में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर पहला आता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सिम्बास, CIMBAS। ठीक है, टोटल हमारी 6 लेयर होती है इसमें। पहला कंडक्टर, देन इंसुलेटर, फिर आपका मेटेलिक सीट, देन आपकी बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आता है आपका ये क्या था, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये है कि आपकी सीट, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक सीट। ठीक है, मेटेलिक सीट। देखिए यहाँ पर ये भी कंडक्टर है और ये भी मेटल कंडक्टर है। इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए यहाँ पर इंसुलेशन लगता है। 1 मिनट। और इंसुलेशन के बाद हमारी आती है बेडिंग के बाद हमारी लेयर आती है आर्मरिंग, देन आती है सर्विंग। ठीक है, जो बाहर का कवर होता है वो। ठीक है, ये PVC वगैरह का बना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंडक्टर तो सबसे अंदर लेयर में, फिर यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर मेटेलिक सीट होती है, जो हम जनरली पूछता भी कितने बार मेटेलिक सीट किसकी बनी रहती है, ये बनी रहती है लेड की। ठीक है, लेड मतलब जो शीशा होता है HG, उसकी बनी रहती है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है मॉइस्चर वगैरह से, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, नमी वगैरह से, या आपके एसिड वगैरह से जो आपका अंडरग्राउंड होते हैं उसमें। ठीक है, मॉइस्चर, गैस या एसिड वगैरह से ये प्रोटेक्ट करती है। बाकी बीडिंग क्या होती है, बीडिंग हमारी हमारे जो बनाते हैं वो जूट से बनाते हैं या हेशियन टेप की बनाते हैं, जूट या हेशियन टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो आपकी अंदर मेटेलिक सीट है इसको आपको कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट अगेन कोरोजन। ठीक है, बाकी आर्मरिंग क्या होती है, जैसे आपने वो टोनी स्टार्क देखा होगा मार्वल वाला, वो अपने हाथ में एक आर्मर लेके रहता है, मतलब सुरक्षा कवच। ये एक सुरक्षा कवच है जो आपका मैकेनिकल इंजरी से, आउटर मैकेनिकल इंजरी से आपको अंदर का कोई नुकसान नहीं होने देता। और ये बना रहता है एल्युमिनियम का या फिर आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील का। ठीक है, कोई मजबूत मटेरियल का बना रहता है ताकि हमारे अंदर ये कंडक्टर को कोई नुकसान ना हो। और इसके बाहर होती है सर्विंग। ठीक है, सर्विंग आपका बाहर का कवर होता है जो आपके बाहर के एटमॉस्फेयर से इसको बचाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इंजरी को कौन कम करता है, वो करता है आपका मैकेनिकल इंजरी का हम करें आर्मरिंग आया आपका आंसर नंबर D। ठीक है, ये हमारा आर्मरिंग होता है। कोर आपकी वो आपका करंट यहाँ से वहाँ ले जाती है। बाकी सीट आपकी मेटेलिक सीट का यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो आपका प्रोटेक्ट करती है किसके थ्रू, ये आपका प्रोटेक्ट करती है आपका मॉइस्चर या गैसेस या एसिड वगैरह से यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। बाकी बीडिंग आपकी यहाँ पर मेटेलिक सीट को प्रोटेक्ट करती है ताकि इसमें कोरोजन ना हो, यानी जंग ना लगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्पान ऑफ RCC पोल शुड बी। RCC पोल का जो मैक्सिमम स्पान लेंथ है वो कितना होगा। तो देखिए RCC का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। जैसे आप देखते भी होंगे कि ये हमारा जो आपका रोड वगैरह बनती है ना, वो CC की बनाते हैं, कंक्रीट सीमेंट की। वही आपका रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट के हमारे पोल्स यहाँ पर निर्माण होते हैं जब आपका यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन वगैरह का यूज़ होता है। तो इनकी जनरली रेंज जो होती है वो आपकी 80 से लेकर 100 मीटर के बीच में होती है।
ठीक है। स्पान जो लेंथ है वो 80 से 100 मीटर। मतलब क्या है स्पान लेंथ का मतलब, जैसे एक खंबा यहाँ लगा है, ये आरसीसी का एक खंबा यहाँ लगा है, तो इनके बीच की जो गैप है इसको स्पान लेंथ बोलते हैं। ये आप 80 से लेकर 100 मीटर तक का ले सकते हैं। मतलब 80 से 100 मीटर के अंतराल में हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, आपके खंबे प्लेस करते हैं ताकि हमारा कंडक्टर ऐसे जा सके। ठीक है, तो ये आपका आरसीसी का होता है। बाकी रीइंफोर्स आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ होता है, कंक्रीट सीमेंट होता है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये हमारी हाई होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी हमारी हाई होती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है, लॉन्गर लाइफ एज़ कम्पेयर टू जैसे वुड वगैरह है हमारे जो पोल, उसकी तुलना में इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 30 to 40 साल तक का ये आपके काम करता है। ठीक है, बाकी हम इसकी पेंटिंग वगैरह भी करा सकते हैं। और आपको चलो एक बार बाकी भी बता देता हूँ, बाकी कौन कौन से आपके यहाँ पर पोल्स यूज़ होते हैं। तो देखिए पहले से हम यूज़ करते थे, जो आपको गांव वगैरह में देखे होंगे, वो हमारे होते थे वुडन पोल यूज़। लकड़ी के जो पोल होते हैं वो हमारे पहले से यूज़ होते हैं, वुडन पोल। अभी भी अगर आपको गांव वगैरह के इलाके रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पर वुडन पोल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर साल का यूज़ होता है, साल के पेड़ का या चीड़ के पेड़ का हम लोग यूज़ करके इसमें बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका जो स्पान होता है दोनों खंभों के बीच की दूरी वो बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर या उससे भी कम होती है। बाकी इनका फ़ायदा क्या होता है, एक तो लाइट वेट होते हैं, लकड़ी के हैं तो लाइट वेट होते हैं, वेट इनका बहुत कम होता है, लाइट वेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो इसकी पुअर होती है। क्यों, लकड़ी है, अगर तेज़ आंधी अगर आएगी तो ये टूट जाते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी पुअर होती है। बाकी इनकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 15 साल के आसपास चलती है, या उससे पहले भी ख़राब हो जाते हैं अगर आंधी वगैरह आई तो ये वुडन पोल के बारे में रह गया। इसके अलावा हम लोग आजकल स्टील पोल का भी यूज़ करते हैं, आपने देखे होंगे आपके घर के आसपास स्टील पोल का यूज़ होता है। देखिए स्टील पोल में क्या होता है, स्टील पोल जो होता है आपका, यह आपका वोल्टेज रेंज आपकी ग्रेटर देन आपकी 33 kV होती है। 33 kV तक का हम वोल्टेज को यहाँ पर आपको ट्रांसमिट कर सकते हैं, और ये आपका हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। 33 वोल्टेज हाई वोल्टेज होता है, तो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा काम आता है। ठीक है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में। बाकी स्टील पोल है, अंदर से खोखले होते हैं, तो क्या होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, ये भी आपके लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आरसीसी, लाइट वेट होते हैं। और साथ साथ इनकी थोड़ी लाइफ लंबी होती है, लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर लाइफ। और इनका स्पान जो होता है दोनों खंभों के बीच की दूरी वो हम 50 to 80 मीटर या 60 to 80 मीटर ले सकते हैं। इतने अंतराल में हम खंभे यहाँ पर लगाते हैं। बाकी इसके अलावा एक जो हमारा आता है जो ट्रांसमिशन के पर्पस में आता है, वो आता है आपका स्टील टावर। टावर देखें, बाकी सब पोल थे, ये आपका स्टील का टावर है। तो स्टील टावर का क्या होता है, इसका जो स्पान होता है दोनों आपके दोनों दो स्टील टावर के बीच की जो डिस्टेंस है, स्पान जो है आपका वो आता है आपका ग्रेटर देन 300 मीटर। हम 300 मीटर या इससे ज़्यादा के बीच में इनके डिस्टेंस रखते हैं। और साथ ही साथ ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये ट्रांसमिशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर 66 kV या इसके ऊपर की वोल्टेज है 66 और अबव। ठीक है, यहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, एक वुडन पोल हो गया, एक स्टील पोल हो गया और एक स्टील टावर हो गया। बाकी पीछे मैंने आपको क्या नाम है, ये रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट पोल के बारे में बता दिया, आरसीसी पोल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एन ओवरहेड लाइन एट अ रिवर क्रॉसिंग इज सपोर्टेड फ्रॉम 2 टावर्स ऑफ हाइट 30 मीटर और 90 मीटर। मतलब 2 टावर या खंभे हैं, उसकी हाइट है 30 मीटर और 90 मीटर अबव वाटर लेवल विथ स्पान ऑफ 300 मीटर, और उनके बीच की दूरी है 300 मीटर। इफ़ वेट ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 किलोग्राम, कंडक्टर का वेट है 1 किलोग्राम पर मीटर, और वर्किंग टेंशन टी की वैल्यू आपकी 2000 किलोग्राम। और तो हमें बताना था क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड द वाटर लेवल मिडवे बिटवीन द टावर। तो हमें टावर के मिडवे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए कैसा दिया, एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो एक 30 मीटर का है और एक 90 मीटर, मतलब एक बड़ा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका 30 मीटर का खंभा है और एक 90 मीटर का यहाँ पर खंभा है। इसके बीच में हमने क्या लगा रखा है, हमारा कंडक्टर जा रहा है ऐसे, तो ये हमारा है कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है।
तो यहाँ पर पूछ रहा है मिड पॉइंट में हमारा कितना होगा, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट में डिफरेंस बताना है यहाँ पर खंबे और इसका। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा सेग क्या होता है, सेग, एक मिनट, तो हमारे यहाँ सेग आता है ये, ठीक है। इसके हिसाब से हमारी जितना हमारा कंडक्टर और ग्राउंड क्लियरेंस में डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं सेग। तो यहाँ पर ये पहले वाले खंबे के लिए सेग आ रहा है S1, ये देखिए इतना हमारा सेग आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और दूसरे वाले खंबे के लिए सेग क्या है, ये ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक का, ये S2, सेग 2 दूसरे वाले खंबे के लिए हो गया S2, ठीक है। बाकी इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से इतना एक्स्ट्रा है तो ये इसकी हाइट है, ये इतनी हाइट है इसकी H1, ठीक है। बाकी यहाँ से इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है, ये ऐसे जो जा रही नदी, इसकी लेंथ मान लेते हैं ये L है, टोटल लेंथ L है। बाकी मिड पॉइंट में निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका x1 डिस्टेंस मान लेते हैं पहले वाले से, और दूसरे वाले से x2 डिस्टेंस में ये कंडक्टर ऐसे प्लेस है। तो देखिए एक तो हम इसका सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, स्लिप आपका सेग का फार्मूला क्या होता है, सेग होता है आपका WL², वेट अपॉन लेंथ का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, इससे आंसर सीधे आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि फार्मूला कैसे आता है। तो देखिए पहले केस में जो सेग आएगा S1, ये किसके बराबर होगा, वेट इंटू जो आपके डिस्टेंस है x1 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, ठीक है, 2 इंटू टी। सेकेंड केस में जो S2 आता है सेग, वो आता है आपका ओमेगा वेट इंटू x2 का स्क्वायर, जो सेकेंड टाइम से मिड पॉइंट की डिस्टेंस है वो, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आता है। बाकी इसमें क्या है आपका x1 प्लस x2, जो x1 प्लस x2 दोनों डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, टोटल लेंथ L के बराबर है। और लेंथ की वैल्यू क्या है, इसकी स्पान लेंथ वो है आपके 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर यहाँ पर स्पान लेंथ की वैल्यू है। W की वैल्यू हमें दी है, वेट है आपका 1 किलोग्राम पर मीटर, 1 किलोग्राम पर मीटर, और टेंशन है आपका 2000 किलोग्राम का हमारा टेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट में मैं निकालता हूँ, देखिए आंसर यही आएगा देखिए इसका। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मिड पॉइंट में कैसे निकालते हैं। तो मिड पॉइंट में अगर हम सेग निकालेंगे, सेग एट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, मिड पॉइंट के लिए हो जाएगा आपका वही आपका वेट ओमेगा या फिर W इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट के लिए क्या है, मिड पॉइंट के लिए ये देखिए यहाँ पर जो आपकी लेंथ है वो आधी आधी हो रही है। मिड पॉइंट मतलब आपका कंडक्टर की जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी। मिड में आपका जो L है वो L/2 हो जाएगा, टोटल x की वैल्यू जो है वो L/2 हो जाएगी, क्योंकि लेंथ यहाँ पर हाफ यहाँ कन्वर्ट होगी, हाफ यहाँ कन्वर्ट होगी। तो देखिए आगे दिखाता हूँ आपको, लेंथ आधी होगी मतलब x की वैल्यू क्या होगी L/2, तो यहाँ से L/2 पुट करता हूँ, W इंटू एक्स की वैल्यू L/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, W इंटू L स्क्वायर अपॉन ये 2 दूनी 4 और 4 और नीचे 2 है, 4 दूनी 8, 8t। तो देखिए सेग का फॉर्मूला वही आ गया, सेग W इंटू L स्क्वायर अपॉन 8t। यहाँ से मैं सेग की वैल्यू निकालता हूँ। W वेट कितना था 1 किलोग्राम, लेंथ है आपकी 300 मीटर मतलब 300 का स्क्वायर, ठीक है। 8 कांस्टेंट है आपका, टी क्या है, टेंशन है आपका 2000 का, 2000 किलोग्राम यहाँ पर से टेंशन है। बस इसको हमें यहाँ से सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 3 3 9, 9 1 2 3 4, 9000 अपॉन 8 दूनी 16 और 1 2 3, तो यहाँ से ये कट जाएगा। बाकी 16 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 90, तो 16 पंचे 80, 5 जीरो आपका यहाँ पर बचा 5 जीरो, ये आएगा 5.6 के आसपास, तो फिर आएगा 5.62 मीटर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके हमारे सेग की वैल्यू इतनी आएगी। लेकिन इसने क्या पूछा है, ये देखिए इसने ये सेग नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि आपका क्लियरेंस बताओ कंडक्टर और वाटर लेवल। कंडक्टर का ये सेग तो ये हुआ, इसके बीच में कितना गैप आया, सेग ये होता है। यहाँ पर पूछा है टोटल हमारी है आपका लेंथ है 30 मीटर, 30 में से अगर हम सेग को माइनस करेंगे, ये जो हमारा सेग है इसको हम माइनस करेंगे तो हमारी ये वाली क्लियरेंस आ जाएगी जो हमें निकालनी है, ये इतनी क्लियरेंस आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, टोटल क्लियरेंस निकालने के लिए यहाँ पर क्लियरेंस फॉर सी लेवल जो हमारी आएगी वो आपकी खंबे की हाइट है वो कितनी है 30 मीटर, और हमारा सेग माइनस हो जाएगा, सेग क्या है आपका 5.62, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 24.37 या 24.38 मीटर, तो 24.38 मीटर हमारा आंसर आएगा।
24.38, देखिए ये इसके आसपास का है 24.375, तो आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता भी दिया आपको, आप सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, sag इज इक्वल टू WL² अपॉन 80। बाकी डिराइव कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मैच लिस्ट वन में इंसुलेशन के टाइप दिए हैं और लिस्ट टू में दिया है पर्पस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड। देखिए पिन टाइप का कहाँ यूज़ होता है, पिन टाइप का हमारा यूज़ होता है वोल्टेज अप टू 33 kV। हम 33 kV के वोल्टेज के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज अप टू 33 kV। ठीक है, पोर्सलिन वगैरह के बने रहते हैं हमारे पिन टाइप। बाकी सस्पेंसन क्या होता है, सस्पेंसन हमारे यहाँ पर आपके जो आपका वर्टिकल में कंडक्टर लगे रहते हैं वैसे, देखिए ऐसे हम इसको ऐसे लगाते हैं, ये हम ऐसे यहाँ पर डिस्क को यहाँ पर एक के बाद एक वर्टिकल में प्लेस करते हैं ये, और यहाँ पर से हमारा कंडक्टर जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये हमारे इंसुलेटर्स। हम इस टाइप में अगर वर्टिकल फॉर्मेशन में बना रखा है, वर्टिकल फॉर्मेशन में जो बना होता है उसको हम बोलते हैं आपका सस्पेंसन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, वहीं अगर स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन में हमारा सेम स्ट्रिंग यहाँ पर कनेक्ट होती है, लेकिन कैसे स्ट्रेन कनेक्ट, आपकी स्ट्रिंग कनेक्ट होती है आपकी हॉरिजॉन्टली ऐसे। ठीक है, ये हमारी डिस्क है और ऐसे कनेक्ट है और यहाँ से हमारा तार जाता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में है तो हम उसको बोलते हैं आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन में हॉरिजॉन्टल होता है आपका और यहाँ पर सस्पेंशन में आपका वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाकी साइकिल जो होता है ये हमारा लो वोल्टेज के काम आता है, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 11 kV में हमारा ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आपका पिन टाइप 33 kV, पहले का 4, ए का 4, बी का सस्पेंसन हमारा यूज़ होता है आपका वर्टिकल में, सस्पेंसन हमारा होता है वर्टिकल में, बी का 3 ये, तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर नंबर सी। पहले का 4, बी का 3, आपका सी का हो जाएगा सेकंड, ये आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। बाकी साइकिल आपका लो वोल्टेज पहला। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इफ़ कम्युनिकेशन केबल आर टू बी लेड पैरेलल टू अंडरग्राउंड पावर केबल, what should be the minimum distance to be maintained between the two to avoid interference। इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम उनके बीच में कितना डिफरेंस लगाए, ये हमसे पूछ रहा है जब आपके पैरेलल अंडरग्राउंड केबल लगी है। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारा ये आपका एक डेटाबेस क्वेश्चन है, आप इसमें हमारा NEC के जो कोड है हम उसको यूज़ करते हैं। NEC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। जो हमारे इलेक्ट्रिकल के कोड हैं उसके हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस बताइए वो हमें बताइए आपके 200 mm या फिर 8 इंच के आसपास हमें इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए ताकि इंटरफेरेंस ना हो। 200 mm मतलब आपका 0.2 मीटर, इसको हम 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कब होता है, जब हमारे यहाँ पर 120 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट है जो आपके रेजिडेंशियल वोल्टेज है उस टाइम काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हमारा लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज के टाइम में क्या होगा, लो वोल्टेज के टाइम में जो हमारे इनके बीच का गैप होता है वो होता है आपका 0.50 mm। ठीक है, बहुत कम होता है, 0.50 mm से लेकर हम इसको करते हैं 2 इंच तक का। ठीक है, इतना हमारा डिस्टेंस होता है आपका लो वोल्टेज के केस में। लो वोल्टेज के केस में ये आपका है रेजिडेंशियल के केस में, जहाँ पर आपका 120 वोल्ट या 240 वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका 3 लेयर ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, ये है ACSR का फुल फॉर्म, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितनी चाहिए होंगी। तो देखिए 3 लेयर है तो इसका सिंपल फार्मूला है n, आपका नंबर ऑफ लेयर निकालने का n इज इक्वल टू क्या होता है 3x² - 3x + 1। ये हमारा इसका फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर से देखिए x क्या है, n है आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, x है आपका नंबर ऑफ लेयर, हमारी कितनी लेयर लगी है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमें नंबर ऑफ लेयर दिए x की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू ये 3 का स्क्वायर, ये 3 है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 क्योंकि x की वैल्यू 3 है +1, तो ये आ जाएगा
3 और ये आ जाएगा 9, 9 या 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 प्लस 1, 27 माइनस 9 18, 18 और 1 19। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड जो हमारी यूज़ हो रही हैं वो आ रही 19। तो आंसर नंबर सी 19 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया स्टिंग एफिशिएंसी ऑफ ओवरहेड इंसुलेटर अप्रोचेस टू 100 व्हेन। हमारी आपकी स्टिंग एफिशिएंसी ओवरहेड इंसुलेटर की जब 100 हो जाए वो कब होगा। पहला दिया है संट कैपेसिटेंस अप्रोचेस टू 0, पोटेंशियल अक्रॉसेस ईच डिस्क इज सेम। थर्ड दिया है आपका संट कैपेसिटेंस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आपका पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क इज़ डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे हमारे ये इंसुलेटर है, हम यहाँ पर सस्पेंशन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्क लगी रहती है और ये हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है, ये हमारा क्रॉस आर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो आपका इंसुलेटर है, यहाँ पर इस इंसुलेटर में जो आपका कंडक्टर के पास है, ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के पास में जो इंसुलेटर है इसमें आपका स्ट्रेस हाई होता है। यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी में। स्ट्रेस हाई है तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगी। देन हम ऊपर की ओर को जैसे क्रॉस आर्म की ओर को जाते हैं, यहाँ पर वोल्टेज देन डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर हाईली स्ट्रेस के कारण पहले वाले में आपकी वोल्टेज ज़्यादा, देन कम, देन कम। तो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका किसका, यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा वोल्टेज को, जिसके कारण हमारी स्टिंग एफिशिएंसी को कम हो जाती है, स्टिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। देखिए स्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टिंग एफिशिएंसी ऑफ स्टिंग ऐसे लिख दिया, ये होता है आपका वोल्टेज अक्रॉस स्टिंग, मतलब ये पूरी स्टिंग में कितनी वोल्टेज है। तो क्या लिखें, वोल्टेज अक्रॉस स्टिंग, स्ट्रिंग में हमारी वोल्टेज है अपॉन नंबर ऑफ कंडक्टर। ये देखिए यहाँ पर 3 कंडक्टर लगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर को n लिखता हूँ, इनटू जो आपका सबसे पास हमारा कंडक्टर है, इसके आपके कंडक्टर के जो पास वाला इंसुलेटर है उसमें कितनी वोल्टेज है। तो क्या आएगा, इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर, अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट इंसुलेटर ऑफ इंसुलेटर, नियरेस्ट इंसुलेटर टू कंडक्टर, जो हमारे कंडक्टर के सबसे पास इंसुलेटर है उसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस ही होती है यहाँ पर, ठीक है। बाकी एक यहाँ पर क्या होता है, इसको आगे दिखाता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर से हमारा होता है खंबा, ये हमारा पोल लगा है और ये क्रॉस आर्म है, बाकी ये हमारे इंसुलेटर लगे हैं ऐसे, और यहाँ से हमारा कंडक्टर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये इसके बीच में हमारा एक यहाँ पर मैग्नेटिक आपका कैपेसिटिव संट कैपेसिटेंस यहाँ पर फॉर्म कर देता है आपका। देखिए दो मेटेलिक बॉडी के बीच में अगर एयर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। तो ये हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म कर देता है, जिसके कारण हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी तो यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर हमारा यहाँ पर कोई भी आपका स्ट्रे या कैपेसिटेंस नहीं होगा, जिससे आपका वोल्टेज यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको हम दूर करने के लिए हम लोग ग्रेडिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग लगाते हैं ऐसे, हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पर हम आपका ऐसे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं ताकि ये आपको शंट कैपेसिटेंस के इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर दे। इसको बोलते हैं सीसी, नहीं इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस सीसी, या आपको शंट कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं हम सीएस, जो आपको ग्रेडिंग के लिए लगाते हैं उसको सीएस बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाए 0, ताकि हमारा क्या हो, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, आपका पोटेंशियल अक्रॉस स्ट्रिंग सेम हो जाए, पोटेंशियल ऑफ स्ट्रिंग आपका सेम हो जाए, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। आंसर आएगा इसका आपका शंट कैपेसिटेंस अप्रोचेस टू 0। अगर देखिए बिल्कुल ठीक, शंट कैपेसिटेंस अगर 0 के पास है तो हमारी इफिशियंसी यहाँ पर स्ट्रिंग 100% इफिशिएंटली वर्क करेगी, ये इसका फॉर्मूला है। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जगह से काम करेगी। अगला दिया शंट कैपेसिटेंस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी में नहीं, बाकी आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बाकी इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। इसके 2-3 मेथड होते हैं। पहला हम लोग यूज़ करते हैं आपका लॉन्गर क्रॉस आर्म, ठीक है, लॉन्गर क्रॉस आर्म, मतलब ये जो हमारा आर्म लगा रखा है ये, इसकी वैल्यू हम इतना ना लेके इसको और लंबा बना दें ऐसे, ताकि हमारा कैपेसिटेंस यहाँ एक और फॉर्म हो जाए। और अगर सीरीज में कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, जैसे ऐसे सीरीज में कैपेसिटेंस फॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा,
C/2 हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया लॉन्गर क्रॉस आर्म लगा के। दूसरा हम लोग यहाँ कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं आपके इंसुलेटर की, इंसुलेटर ग्रेडिंग, इंसुलेटर की ग्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग आपका ग्रेडिंग रिंग भी लगा सकते हैं, जो मैंने लगा रखी है यहाँ पर कैपेसिटर के थ्रू, ग्रेडिंग रिंग का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडिंग रिंग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गार्डिंग इज मेनली यूज फॉर लो ट्रांसमिशन लाइन पासेस थ्रू एग्रीकल्चर फील्ड एंड वेयर फॉर्मेशन ऑफ लीव लाइन इज़ वर्टिकल। ठीक है, मतलब लाइन हमारी वर्टिकल में है और वो लो टेंशन लाइन है। बाकी ये पूछ रहा है कि उसके लिए हम गार्डिंग कैसे करते हैं। देखिए, गार्डिंग क्या होती है, जैसे हम गार्ड लगाते हैं ना, वो होती है हमारी गार्डिंग, मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। ये क्या होता है, जैसे हमारी जैसे लाइन जा रही है ऐसे, तो ये लाइन में यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर करंट फ्लो होगी, अगर कोई भी इसके अगर कांटेक्ट में आएगा तो उसको शॉक लगेगा। तो इसी को हम लोग प्रोवाइड, इसको ही हम लोग आपका प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर गार्डिंग आपका यूज़ करते हैं। गार्डिंग का काम क्या होता है, ये आपका क्या करते हैं, ये कांटेक्ट नहीं बनने देते किसके बीच में, इट डज नॉट कांटेक्ट विथ, ये ऐसा चाहते हैं कि कांटेक्ट ना हो, टेलीफोन लाइन के बीच में कांटेक्ट ना हो, बाकी जो एनिमल वगैरह है उनमें कांटेक्ट ना हो, बाकी ह्यूमन वगैरह में कांटेक्ट ना हो। अगर इनका कांटेक्ट इससे हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये शॉक लगेगा और उनके लिए हैजार्डस हो सकता है। तो गार्डिंग का यूज़ क्या होता है आपका, कि ये आपका प्रिवेंट करती है कि लाइन वायर को किसी के भी कांटेक्ट में ना आए। मतलब इसके बाहर से हम क्या लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे गार्डिंग रिंग का यूज़ करते हैं, जिसके कारण आपके इसके बाहर के लोग, इसमें सराउंडिंग के लोग इसके इफेक्ट में ना आए। तो यहाँ पर 4 टाइप की ग्रेडिंग यूज़ करते हैं, चारों के ऑप्शन दिए हैं आपका, लीवाइस ग्रेडिंग, पीवीसी ग्रेडिंग, कारपेट ग्रेडिंग और क्रेडल ग्रेडिंग। तो देखिए यहाँ पर लो टेंशन के लिए हम पीवीसी ग्रेडिंग का यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका पीवीसी ग्रेडिंग। ठीक है, इसका आंसर है पीवीसी ग्रेडिंग, जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना रहता है और ये आपका लो वोल्टेज यानी 11 के भी या उससे कम के लिए यूज़ होता है। बाकी ये वर्टिकल आपका सेफ्टी प्रोवाइड करता है वर्टिकल में। बाकी ये इसके बारे में बताता हूँ आपको, लीविस ग्रेडिंग क्या होती है। लीविस ग्रेडिंग का हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज के लिए, अप टू 33 kV के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग 2, 3 या 4 आपको GI हम लोग कंडक्टर का यूज़ करते हैं फॉर गार्ड रिंग। ठीक है, हम लोग गार्ड के लिए कंडक्टर का यूज़ करते हैं, वो 3 या 4 कंडक्टर का यूज़ करते हैं। बाकी हमारा सेकंड है आपका अगला दिया है कारपेट गार्डिंग। ठीक है, कारपेट गार्डिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, हम लोग इसका यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर आपकी पावर लाइन क्रॉस कर रही है। जैसे आपकी पावर लाइन है, मतलब आपकी थोड़ी हाई पावर वाली लाइन है, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पर पावर लाइन है या टेलीफोन लाइन है, उसके लिए इंटरफेरेंस कम हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 गैल्वेनाइज्ड आयरन के वायर का यूज़ करते हैं, जिससे हम गार्ड वायर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें 4 का यूज़ करते हैं। देन क्रेडल गार्डिंग, ये आपका रेलवे में काम आती है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, रेलवे क्रॉसिंग में हमारी काम आती है। रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पर आपका ग्रेटर देन 33 kV वोल्टेज हो, वहाँ के लिए काम आती है, और इसमें हम 6 GI वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द सैग इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में सैग क्या होता है, इट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंसिडरिंग ऑल द कंडक्टर्स। सेकेंड दिया है, इट इज़ पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द 2 रनिंग कंडक्टर। थर्ड दिया है, इट इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर बिटवीन 2 सपोर्ट पॉइंट्स। और फोर्थ दिया है, द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर सैग, ये देखिए एक खंबा ये है, ठीक है, और एक टावर ये है खंबा, वही हमें खंबा ही बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम इसके बीच में हम लोग यहाँ पर ऐसे कंडक्टर प्लेस करते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ पर से आपका कंडक्टर कितना बैंड हुआ है इसके स्पान से। देखिए ये आपका स्पान है, ये होता है हमारा सैग। इसके बीच में जितना है आपको ये नीचे को डाउन हुआ है, इसको हम बोलते हैं सैग, हिंदी में इसको बोलते हैं झोल। ठीक है, तो सैग क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सपोर्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट एट द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपका इसमें आपका इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, हमारे पॉइंट ऑफ सपोर्ट है ये, इनके बीच का डिफरेंस है कहाँ से, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ये हमारा होता है सैग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ये याद कर लीजिएगा आपका, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। पॉइंट ऑफ सपोर्ट से और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर तक का जो डिस्टेंस होती है ये, उसको हम बोलते हैं सैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस देन टेंशन। तो टेंशन क्या होता है, देखिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने सैग का क्या होता है, सैग इज इक्वल टू
W वेट इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी। तो इस फॉर्मूले से देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा सैग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेंशन के। यहाँ पर सैग इंक्रीज हो रहा है तो टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, आंसर नंबर सी। ठीक है, बाकी सैग हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, सैग हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ अ कंडक्टर के। ठीक है, कंडक्टर के वेट से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए जब हमारी आइस होती है ना, जब यहाँ पर आइस वगैरह गिरती है तो क्या होती है, आइस की गैलोपिंग होती है। तार के ऊपर ये वायर है, इसके ऊपर आइस के फॉर्मेशन होता है, तो ओवरऑल रेडियस बढ़ जाता है और एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण आइस के कारण यहाँ पर सैग भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, आइस गैलोपिंग के कारण हमारा सैग की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बाकी लेंथ इंक्रीज करने में, क्योंकि सैग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो लेंथ है, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो हमारा सैग भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे लेंथ मतलब स्पान लेंथ, दोनों खंभों के बीच की लेंथ। बाकी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैग हमारा कम होता है कब, सैग हमारा कम होता है अगर हमारा टेम्परेचर कम है, मतलब लो टेम्परेचर में हमारा सैग भी कम होता है, और हमारा सैग हाई होता है अगर टेम्परेचर हाई है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा हाई है तो हमारा सैग भी हमारा यहाँ पर हाई होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमें इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट दिया आपकी रुपीज़ पर मेगावाट आवर में, हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी है ऑफ 2 जनरेटिंग यूनिट, 2 जनरेटिंग यूनिट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी है आपका DF1 अपॉन DP1, मतलब फ्यूल आपका पहले वाले के हिसाब से हमने डिफ्रेंशिएट करा है। ठीक है, पहले वाले प्लांट के हमने आपके फ्यूल को डिफ्रेंशिएट करा है तो ये आई है, सेकेंड वाले की वैल्यू ये आई है। तो पूछा है अलोकेशन ऑफ लोड P1 और P2 है, जनरेटिंग यूनिट 1 और 2 है, रिस्पेक्टिवली नाम दिया है। तो मिनिमम कॉस्ट जनरेशन की बतानी है कितना होगी, कब, जब हमारा टोटल लोड 900 वाट है। टोटल लोड 900 वाट है, बाकी आपका DF1 और DF1 अपॉन DP1 की वैल्यू दी है, DF2 अपॉन DP2 की वैल्यू दी है, 2 जनरेशन लगे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट बतानी है। तो ऑप्टिमल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले वो देखेंगे। ऑप्टिमल ऑपरेशन कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ताकि हमारी दोनों ऑप्टिमम रूप से मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करें एंड इकोनॉमिक डिस्पैच। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा लैग्रांजियन मल्टीप्लर से निकलता है। तो देखिए क्या होता है, ये शायद से आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी। वैसे ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पर लॉ से नेगलेक्ट कर रखे हैं, तो ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि DF1 अपॉन DP1 मतलब फ्यूल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट 1 इज इक्वल टू फ्यूल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट 2 इज इक्वल टू DF3 बाई DP3। ऐसे ही आपका कितने भी हैं हमारे सब कनेक्ट होते हैं, किसके बराबर होता है, ये लैग्रांजियन कांस्टेंट लैम्डा के बराबर होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये ऑप्टिमल तब होगा जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो हमें 2 की वैल्यू दी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे पर सॉल्व करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या दिया है हमें, पहले बताता हूँ DF अपॉन DP क्या होता है आपका, फ्यूल अपॉन जो आपकी पावर है। तो यह होता है आपका इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल हमारी फ्यूल कॉस्ट होती है किसकी, किस में होती है आपके रुपीज़ पर मेगावाट आवर में, कितने मेगावाट में कितने रुपए लग रहे हैं आपके फॉर पावर प्लांट। जो भी पावर प्लांट है, यहाँ पर पावर प्लांट वन लिया तो 1 के लिए हो जाएगा, 2 के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल के लिए क्या होगा, ऑप्टिमल के लिए इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, P1 की वैल्यू DF2 अपॉन P2 के बराबर होगी। ठीक है, फॉर ऑप्टिमल ऑपरेशन। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू है आपकी 0.4 P1 प्लस 400, 0.4 P1 प्लस 400, ये किसके बराबर है, P2 के बराबर, इसके बराबर 0.48 P2 प्लस 320, 0.48 P2 प्लस 320। तो यहाँ से इसको इक्वेशन बनाते हैं, एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 P1, इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.48 P2 इज इक्वल टू, ये वहाँ चले जाएगा तो माइनस में चल जाएगा -80। तो ये आएगी इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेकंड दिया है कि आपका टोटल लोड है आपका 900 मेगावाट का। तो यहाँ से टोटल लोड 900 मेगावाट है, मतलब क्या है आपका P1 प्लस P2 कितना बड़ा इक्वल होगा, ये होगा आपका 900 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये है आपका P1 प्लस P2, आपका पहले था 0.4
P1 माइनस 0.48 P2 किसके बराबर है? ये आपका है -80 के बराबर। और सेकंड है आपका यहाँ पर था P1 प्लस P2, ये है आपका 900 के बराबर। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके लिए सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4 P1 ये माइनस 0.4 P2 इज इक्वल टू आपका 0.8, 8 चौक को यानी 9 चौक को 36, आ जाएगा 360। तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी P1 की वैल्यू आ जाएगी, P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400 मेगावाट। तो P1 की वैल्यू हमारी 400 मेगावाट आ जाएगी। और P2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? P2 की वैल्यू निकालेंगे आपको 900 में से हम 400 माइनस कर देंगे, 900 माइनस 400 क्या आ जाएगा 500 मेगावाट। तो ये दोनों ऐसे लोड शेयर करेंगे, P1 आपका 400 मेगावाट और P2 500 मेगावाट। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी। देखिए 400 और 500, देखिए हमें देखिए यहाँ ये ऑप्शन भी दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले नंबर में पहला वाला है, P1 की वैल्यू 400 है और P2 की वैल्यू 500 है। तो आंसर नंबर इसका डी सही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बने रहो इस सीरीज़ के साथ।